सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, जब पाकिस्तान में जमहूरियत की बात होगी या आप जब भी सुनते होंगे जमहूरियत, तब एक नाम आपको ज़रूर याद आएगा, जैसे कि मुझे आता है हमेशा। वो नाम है शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम। उनकी आमी जिदोजहद कह लें, उनकी अपने मुखालिफिन से सियासी जंग कह लें, उनका अवामी अंदाज, उनकी कायदाना सलाहियतें, उनका फ़लसफ़ा, उनकी बातें, उनकी जमहूरियत पसंदी, बेनज़ीर भुट्टो के नज़रियात से लाख इख्तलाफात से, लेकिन उनकी बावकार शख्सियत और गैर मामूली सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा ही है, इतनी सलाहियतें कि कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो एक ऐसी बाहिम्मत खातून थी जिन्होंने अपने दौर के बड़े ताकतवर मुखालिफों के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की और बहुत हिम्मत के साथ की। और उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी जो अवाम को अपनी जानिब खींच लेती थी। उनका लहजा इतना पुरअसरार था कि उनका मुखालिफ भी उनको सुनने पर मजबूर हो जाता था। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े और नज़रिए को आगे बढ़ाया। सियासी नज़रियात से इख्तलाफ हर जमहूरी रियासत में होता है, उनसे भी रहा, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अवाम के दरमियान शहीद बेनज़ीर की बेपनाह मकबूलियत को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये मकबूलियत मैं यकीन से कहती हूँ कि आज भी इतनी है कि सिंध का वो गरीब जिसके पास ना खाने को रोटी है ना पहनने को कपड़ा है, लेकिन उसने भी आज तक भुट्टो के नाम पर ही वोट दिए। ऐसा ही है। सिंध का वो मजदूर जो आज गुर्बत की चक्की में पिस रहा है बाकायदा, आज भी बेनज़ीर भुट्टो का अगर नाम लेता है तो एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को हमेशा अवाम के दरमियान ऐसे रखा जैसे वो उनमें से हैं। लोग बेनज़ीर को अपने दुख और दर्द ऐसे सुनाते थे जैसे किसी बहुत ही अपने को सुनाए जाते हैं। एक आम मजदूर, किसान, मेहनतकश और गरीब आदमी की बेनज़ीर से मोहब्बत ऐसी थी जिसकी नज़ीर बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, पाकिस्तान में चंद ही ऐसे सियासी रहनुमा आए जिनको देखने से पता चलता था कि वाकई ये अवामी रहनुमा हैं। उनमें से एक बेनज़ीर भुट्टो भी हैं। 27 दिसंबर, ये तारीख आप सबको याद है, कोई भूल नहीं सकता। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। उनको लियाकत बाग के जलसे के बाद दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया जिसमें वो जानबर ना हो सकी और शहीद हो गई। अच्छा, वैसे तो हर सियासी जमात अपने सियासी कायद को अवामी लीडर कहती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो वो अवामी लीडर थीं जो जहां भी जाती अवाम का हुजूम उनके साथ होता। आपको अवामी लीडर अगर देखना हो तो बेनज़ीर भुट्टो इसकी बहुत बड़ी मिसाल थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, आपको भी अब याद आया होगा, मेरे जहन में भी आया कि कुछ लोग क्या कहते हैं जी, नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर है और अवामी लीडर है, अवाम के लीडर हैं, बल्कि दिलों के वजीर आजम है नवाज शरीफ। अब मैं आपको याद करवाती हूँ, जब लंदन से गिरफ्तारी देने पाकिस्तान आए थे ये दिलों के वजीर आजम, सो कॉल्ड दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ, तो क्या कहा गया था, क्या दावे किए गए थे बड़े बड़े कि जी लाखों का समंदर था जिसने दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ का दिल से इस्तकबाल किया। लेकिन आपने क्या देखा, ये जो कहा गया है वो देखा या कुछ और देखा? यानी टू कट शॉर्ट हुआ क्या? ना ही नवाज शरीफ का भाई, ना ही नवाज शरीफ के करीबी लोग और ना ही नवाज शरीफ के खास जो दावा करे थे वो भी नहीं उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो, अब याद करें, जब बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी काट कर आई थी तो उनका इस्तकबाल करने के लिए वाकई समंदर भी नहीं कहूंगे अवाम का, हम एक वर्ड यूज करते हैं जम्मे गफीर, जिसको वाकई प्रैक्टिकली जम्मे गफीर कहते हैं ना, वो था इस्तकबाल करने के लिए। ये था वो इस्तकबाल जो एक अवामी लीडर का किया गया। ना सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, ना पैसा बहाया गया, ना बिरयानी की प्लेट थी वहां पे, ना कीमे वाले नान का लालच दिया गया कि बिरयानी मिलेगी, कीमे वाला नान मिलेगा, बस कोई आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। अवाम में बेनज़ीर भुट्टो को देखने की जुस्तजू उनको खींचकर एयरपोर्ट ले गई। ये होता है अवामी लीडर। ये वो मोहब्बत कह लें, अब बड़े लोगों को बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन हकीकत है
मैं तो सच बोलती हूं। ये वो मोहब्बत थी जो नवाज शरीफ को दरअसल नसीब हो ही नहीं सकी। ये वो अवाम की चाहत थी जिसके तलबगार जरूर थे नवाज शरीफ साहब, तलबगार जरूर थे लेकिन हासिल ना कर सके। ये वो अवाम की इज्जत थी जो कल भी बेनज़ीर भुट्टो को मिली और शहादत के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो को ही नसीब हुई, उनके लिए ये। अच्छा, उनकी शहादत ने एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगी, अहम पॉइंट, कि उनकी शहादत ने पीपल्स पार्टी को बाकायदा मौका दिया, बहुत बड़ा मौका, कहते हैं ना बड़ा चांस, किस्मत मेहरबान, एक बड़ा मौका मिला कि वो एक बार फिर इक़्तिदार में आए। बेनज़ीर भुट्टो चली गई हम सबको छोड़कर, अब फिर बाद में मौका किसे मिला? पीपल्स पार्टी कि आप अब वो भुट्टो साहब के फ़लसफ़े को यानी विफाक से पूरे मुल्क में फैलाने का एक मौका कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अब चांस अगर मिलता है, किस्मत आप पे मेहरबान होती है, तो या तो आप उसको यूज़ कर जाते हैं अच्छे तरीके से, या वो चांस भी पछताना शुरू कर देता है कि मैं किसको मिला, किस्मत भी पछताती है कि मैं आखिर किस पे मेहरबान हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को विफाक दिया, 5 साल दिए ताकि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए और फ़लसफ़े के मुताबिक पीपल्स पार्टी को और मुल्क को लेकर चलें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बेनज़ीर भुट्टो की सियासत जिसके नाम पर थी उसी को नज़रअंदाज कर दिया गया, यानी अवाम को, जमहूर को। हुआ ये कि बेनज़ीर भुट्टो जो आवाज़ थी, एक गरीब की, एक मजदूर की, एक किसान की, वो आवाज़ ही कहीं गुम हो गई, वो आवाज़ गुम होती चली गई। सिंध का वो गरीब आदमी, सिंध का वो आम आदमी जिसकी उम्मीद बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी शहादत के बाद ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के नाम पर गरीब से वोट लिया, लेकिन दिया क्या? गरीब से वोट लिया लेकिन गरीब को दिया क्या बदले में? यकीन जानिए ये आज तक गरीब को भी नहीं मालूम। यहां तक कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू किए जाने वाला प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ गरीब अफराद के लिए था, 8 लाख अफराद ऐसे गरीब निकल आए उस प्रोग्राम में जैसे मरने वाले का जाली अकाउंट निकल आता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो खालिस गरीबों के लिए था, 2008 में लॉन्च किया गया था, आप सबको याद होगा, जिसका मकसद क्या था? जी, बहुत गरीब तबके को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, उनको माली मदद फराहम करना, जिसे मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी जारी रखा गया था, आपको याद है। अब हैरत की बात यह है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से गरीबों के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम से जो गरीब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे, उनका गुर्बत से ताल्लुक़ ही नहीं था, जिनकी तादाद 8 लाख से ज़ायद। अब इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले गरीब अफराद में सरकारी मुलाजमीन, अब आप सुन के हैरान होंगे, लिटरली आप हैरान होंगे। अब इस प्रोग्राम से जिसका फ़ायदा गरीब लोगों को होना था, गरीब लोगों ने मुस्तफ़ीद होना था, लेकिन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों में, फ़ायदा उठाने वाले लोगों में सरकारी मुलाजमीन और वो अफराद जिनके पास 12 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, वो भी शामिल थे, 12 एकड़ से ज़ायद। इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद अफराद वो हैं जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया। तकरीबन 2 लाख वो मर्द हैं जिनकी बीवियों ने बैरून मुल्क सफ़र किया। 10,000 से ज़ायद वो अफराद हैं जिन्होंने एक बार से ज़ायद बैरून मुल्क सफ़र किया। वाकई गरीब होंगे जो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। 600 से ज़ायद वो अफराद हैं जिनके नाम पर मोटर बाइक और गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। 40,000 से ज़ायद वो अफराद हैं जिनकी बेगमात के नाम पर 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। अच्छा जी, 25,000 से ज़ायद वो अफराद हैं जिनका माहाना मोबाइल फ़ोन का बिल 1,000 से ज़ायद आता है। और 600 से ज़ायद वो अफराद हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट एग्जेक्टिव फ़ीस देकर बनवाए। 36,000 से ज़ायद वो अफराद हैं जिनके ख़ानदान के अफराद ने शनाख्ती कार्ड एग्जेक्टिव फ़ीस देकर बनाया। 14,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, 1 लाख से ज़ायद वो अफराद जिनकी बेगमात सरकारी मुलाजिम हैं। अब ये प्रोग्राम बनाया गया था गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, जिनके घरों में फाके हो रहे हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, जिनके पास वाकई खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इस प्रोग्राम से फ़ायदा 8 लाख से ज़्यादा ऐसे अफराद ने उठाया जो बैरून मुल्क सफ़र भी कर चुके, जिनकी बेगमात भी बाहर के चक्कर लगा चुकी हैं, सफ़र कर चुकी हैं, बाहर वाले ममालिक भी देख कर आ चुकी हैं। अच्छे गरीब थे कि वो बाहर जाके
शॉपिंग भी करते हैं, बाहर जाके अपने बच्चों को, अपनी बेगमात को घुमाते फिराते भी हैं, बाहर की दुनिया भी दिखाते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके नाम पे गाड़ियां भी रजिस्टर हैं, जो 12 एकड़ से ज़्यादा ज़रई ज़मीन के मालिक भी हैं। ये हाल बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके नाम पर शुरू किए जाने वाले गरीबों के एक मंसूबे का हुआ। तो सोचें मुल्क का क्या हाल हुआ, सोचें, ज़रा सोचें। ऐसे कितने मंसूबे बनाए गए जो अवाम के नाम पर थे, ऐसे कितने ही मंसूबों के फीते काटे गए जिनमें अवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया। जब इस एक छोटे से मंसूबे का ये हाल हुआ जो मैंने आपको बताया, तो फिर बड़े मंसूबों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। सोचिए, मेरे ख्याल से सोचना भी मुश्किल होगा कि क्या कुछ हुआ होगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ज़्यादा दुख होता है मुझे, बल्कि मुझे तो गुस्सा आता है, दुख से ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसके बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, इकलौती जमात है जिसके पास अवाम के तमाम मसाइल का हल है, जिसके पास मुल्क की तरक्की की चाबी है। कैसे कह लेते हैं, देखिए ज़रा बिलावल का क्लिप। हम लियाकत बाग से इस सिलेक्टेड हुकूमत को ललकारेंगे, उन कोतों को पैगाम भेजेंगे कि आज भी पाकिस्तान के अवाम इस बात पे डटे हुए हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जदोजहद लीड कर सकती है ताकि हम एक जमहूरी अवामी हुकूमत बनाएं जो अवाम की फलाह की ख्याल रखे, अवाम की गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का इश्यूज़ का हल निकाले। अवाम का अवामी राज का बारी है, जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा, इंसानी हकूक़ को बहाल करना पड़ेगा और हमारे अवाम का मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकती है। अब सारी बात एक तरफ और बिलावल की आखिर में ये मुस्कुराहट एक तरफ। हमने बहुत बार, मैंने भी, आपने भी ये जुमला सुना होगा कि मुस्कुराहट बड़ी कातिल है। अब ये तो वैसे कोई बेसिकली देखा जाए तो वैसे कोई आशिक अपने महबूब की मोहब्बत में कहता होगा कि बड़ी कातिल मुस्कुराहट है, लेकिन आज मैं ये जुमला सिंध की हालत पर कह रही हूँ। बिलावल ज़रदारी साहब ने कितने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए क्या कहा कि पीपल्स पार्टी से सिंध के अवाम की जो एक जमात है, पाकिस्तान के अवाम की जो हकीकी नुमाइंदा जमात है, सिर्फ वो पीपल्स पार्टी और कोई पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी के पास ही अवाम के मसाइल का हल है, पीपल्स पार्टी ही अवाम के जो मसाइल हैं उन पर काम कर सकती है, मुल्क के मसाइल हल करेगी। बिलावल की मुस्कुराहट कितनी कातिल है, अब ये ज़रा समझिएगा कि कातिल क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये मुस्कुराहट कितनी कातिल है। इस मुस्कुराहट ने कत्ल किया किसका? लाड़काना में एक बच्चे का, जो मर गया क्योंकि कुत्ता काटने की, दबने की दवा मौजूद नहीं थी उस सिंध में जिसकी तरक्की की बातें ये लोग करते हैं घिटाई के साथ, दावे करते हैं कि आगे भी होगी तरक्की। ये मुस्कुराहट कातिल बन गई उस बाप की जो अपनी बेटी की लाश को मोटरसाइकिल पर रख कर ले जा रहा था। इस मुस्कुराहट ने कत्ल किया सिंध की उस माँ का जिसको अस्पताल इंतज़ामिया ने कह दिया था कि बच्ची की लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस में पेट्रोल तक नहीं, और उसने चंदा जमा करके उनको फ्यूल के पैसे दिए कि ये फ्यूल के पैसे ले लें। बिलावल की मुस्कुराहट यकीनी तौर पे कत्ल कर चुकी उस बच्चे का जिसका मुंह कुत्तों ने नोच खाया। ये मुस्कुराहट कातिल है उन तमाम बेगुनाह अफराद की जो करंट लगने से मर गए। बिलावल की कातिल मुस्कुराहट ने मौत के घाट उतारा थर के उन बच्चों को जो आज भी ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं। बिलावल की इसी कातिल मुस्कुराहट ने कत्ल किया मेरिट का, कत्ल किया सिंध के उन 52% बच्चों के मुस्तकबिल का जो तालीम हासिल करने से महरूम हैं। यकीन जानिए, मुझे हैरानी इस बात पर है, बहुत हैरानी, कि आपका सिंध जल रहा है, आपका सिंध तबाह हो रहा है, आपके सिंध में गरीब की स्कीम से अमीर फायदा उठा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। कैसे हंसी आ जाती है आपको? आप दावे कर रहे हैं कि आप ही हकीकी नुमाइंदे हैं। आपकी माँ ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए बहुत कुछ किया। क्या कुछ नहीं किया? आपकी माँ ने जिला वतनी तक काटी। बड़ा मुश्किल होता है जिला वतनी काटना, क्योंकि पेट्रियोटिक फीलिंग्स तो सबकी होती है ना, अपने वतन से किसको मोहब्बत नहीं होती। जिला वतनी तक बर्दाश्त की आपकी माँ ने। आपकी माँ ने चौकों पर, चौराहों पर, बाजारों में, मैदानों में बिला खौफो खतर अपने मुखालिफिन को ललकारा। और एक औरत मुखालिफिन को जब ललकारे, बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है किसी औरत को ऊंची आवाज में बात करने के लिए। सियासी जिद्दोजहद की आपकी अजीम मां ने, इसका नाम बेनज़ीर भुट्टो है।
अपनी पार्टी और वालिद का नजरिया बचाने के लिए उस औरत ने, उस अजीम औरत ने कितनी मुश्किलात उठाई। मैं दोबारा कहूंगी कि मर्द से ज्यादा मुश्किल होता है एक औरत का इस तरह लड़ना, बात करना। और बिलावल जरदारी साहब का एटीट्यूड, उनका रवैया इतना काबिल मुजम्मत, जिसकी मुजम्मत करने के लिए अल्फाज भी आज कम है मेरे पास कि किन अल्फाज में मुजम्मत करूं इस काबिल मुजम्मत रवैये की। फिर क्या कहते हैं आप कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है, आपका मैंडेट चुराया जा रहा है, आपके हक पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कहने को कुछ बच्चा ही नहीं है ना, तो आप वही कहेंगे जो बच्चा होगा। इसके अलावा आपके पास अपने डिफेंस में भी कुछ और नहीं है कहने के लिए, कुछ है ही नहीं। इसलिए अब एक बार फिर आपको जमहूरियत का खतरा है, जी जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, अब ये राग आप लापने पर आ गए दोबारा। क्या आपने पीपल्स पार्टी को, आज मेरा आपसे सवाल है बिलावल, आपको सवाल मेरे बुरे लगते हैं, ये भी आपको बड़ा बुरा लगे क्योंकि आपके पास मेरे सवाल का भी जवाब नहीं होता। जिसके सवाल का जवाब नहीं वो बुरा ही लगेगा। क्या आपने, बिलावल जरदारी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने पीपल्स पार्टी को भी गड़ी खुदा बख्श में दफन कर दिया? कहाँ है आज भुट्टो की पीपल्स पार्टी? अगर है तो मुझे दिखाएं। सिंध में है? सिंध में तो इंसान बामुश्किल जिंदा है। आप पूरी सियासी जमात की बात कर रहे हैं। कल फिर आप जलसा करेंगे अपनी माँ की बरसी पर, करना चाहिए आपको, आपका हक है, लेकिन सिर्फ जलसे करने से, नज़में पढ़ने से अवाम को उनका हक मिल जाएगा क्या? तकरीरों के तो आप वैसे ही खिलाफ हैं, लेकिन कल खुद क्या करने जा रहे हैं? क्या वो तकरीर नहीं होगी? अच्छा ये बताए, कौन सी जिदोजहद आपने अवाम के लिए की और जिदोजहद कैसे की, कब कब की? आप तो आज भी हाकिम हैं एक सूबे के, वहाँ आपने क्या किया? कल अब आप जब जलसा करेंगे और जलसे में सिंध में आपके जो 12 साल है, दर्जन साल, उनमें 12 बड़े कारनामे जो आपने सिंध के अवाम के लिए अंजाम दिए हो वो ज़रूर गिनवाइएगा। मैं आपको आज कह रही हूँ, देखते हैं आप तमाम लोग मेरा प्रोग्राम। अगर आपने सिंध में 12 सालों में बिलावल आपकी पार्टी ने कुछ किया तो कल जलसे में अपने 12 कारनामे जरूर गिनवाइएगा। इंतजार रहेगा मुझे। कल आप जलसा करें और बताएं कि आपने सिंध के अवाम को कितना रिलीफ दिया। कल करें आप जलसा और बताएं कि आपने 12 सालों में सिंध में कितने हॉस्पिटल बनाए। पूरे 12 कारनामे सुनने का इंतजार रहेगा मुझे, और आप नहीं गिनवा सकेंगे। मैं चैलेंज करती हूं आपको, क्योंकि आपके पास 12 कारनामे होंगे ही नहीं। अगर होंगे तो कल याद से गिनवाइएगा, पहला कारनामा, दूसरा, तीसरा, 12 तक जाइएगा। चैलेंज है मेरा खुला आपको। कितने तालीमी इदारे बनाए, मेरिट पर कितनी नौकरियां दी, पुलिस को कितना गैर सियासी किया। आप कल जलसा करें और मैं दोबारा कह रही हूं बिलावल, आपको बताएं अपनी सिंध में कारकर्दगी, मुझे इंतजार रहेगा। बजाय इसके कि आप हुकूमत के इस 1 साल पे बात करें, इखलाकी तौर पे आपका फर्ज है कि कल आप अपनी वालिदा की बरसी पर अपने 12 सालों पर बात करें। उन 12 सालों पे बात करें जो आपको अपनी वालिदा और आपके नाना के मरहूने मिन्नत सिंध में मिले। उन 12 सालों की बात करें जो आपने बाहैसियत सिंध का हुक्मरान बनकर सिंध में गुजारे। आप कल अपने जलसे में पहले सिंध के अवाम की बात करें, उन खिदमात का जिक्र करें जो आपने इन 12 सालों में सिंध के अवाम के लिए अंजाम दी। कल आप अपनी हुकूमत के 1 साल पर मत कीजिएगा। कल आप अपनी तकरीर में हुकूमत की नाअहली का मातम मत कीजिएगा, बल्कि अपने काम में आप जमहूरी 12 सालों की फहरिस्त साथ लाइएगा। मैं बार बार आपको चैलेंज कर रही हूँ, 12 कारनामे पूरे गिन कर बताइएगा अगर हैं तो, और यकीनी तौर पर नहीं होंगे, मुझे पूरा यकीन है, तभी आप बात ही नहीं करेंगे 12 कारनामों की। आप बताइएगा कि आपने सिंध में आखिर किया क्या, कब कब किया, अवाम के लिए कैसे कैसे किया। क्योंकि आप लोग कमज़ोर तो नहीं है ना, आप लोग ताकतवर तबका हैं, इलीट हैं आप इस मुल्क की। आप आज भी हुक्मरान हैं इसी मुल्क के एक बड़े सूबे के। आपसे पहले जो हुक्मरान थे उनका हाल आज देखें कि क्या हुआ है। वो आज कैसे बाकायदा दुहाइयाँ देने पर मजबूर हैं। ज़रा चलाइएगा क्लिप रज़ा। इस जहान में भी आप लोगों की जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनकी जिंदगी में आप देखेंगे कि उन लोगों के साथ इबरतनाक सजा अल्लाह ताला की तरफ से हमारा बदला हमने अल्लाह ताला के हुजूर में, अल्लाह ताला की अदालत में ये फैसला डाल दिया कि हम कमजोर हैं, आप ताकतवर हैं। आप जो हमारे लिए सोच सकते हैं, आप जो हमें इंसाफ दिला सकते हैं, शायद वो इंसाफ हम नहीं ले सकते। हम कमजोर हैं,
हम कुछ नहीं कर सकते। हम केस लड़ेंगे और डटे रहेंगे। अल्लाह ताला के हुजूर में इल्तिजा है कि इस जहान में भी जिसने जुल्म किया हमारे लोगों पे, पॉलिटिकल वर्कर से, उसका हमें इसी जहान में फैसला करना है। कौन थे ये थे हमारे वो हुक्मरान जो हम पर 3 बार हुकूमत कर चुके, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये थे वो ताकतवर लोग जिनको इस मुल्क की अशराफिया कहा जाता है। कौन थे ये थे वो बासर लोग जिनके आने पर ट्रैफिक रुक जाती थी, एम्बुलेंस में बेचारा मरीज मर जाता था, हर रास्ता बंद हो जाता था। मैं पहले भी अक्सर कहती हूँ कि औरतें रिक्शों में, चिंचियों में बच्चे पैदा करती थीं क्योंकि हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते थे इनके प्रोटोकॉल की वजह से। ये वो लोग थे जिनके साथ प्रोटोकॉल का काफिला चलता था। ये वही थे जो कहते थे हम इस मुल्क का कानून बनाएंगे, हम इस मुल्क को चलाएंगे। ये वही थे ना जिन्होंने दहाइयों तक मुझ पर, आप पर, इस मुल्क पर, हम सब पर हुकूमत की। और आज ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम बीमार हैं, हम बेकार हैं, हम बेबस हैं। कल तक जो फैसला नवाज शरीफ साहब ने अवामी अदालत पर छोड़ा था, आज वो फैसला थक हार कर अयाज सादिक साहब ने अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया। और यूं ये वोट को इज्जत दो की मुहिम का इख्तिताम हो गया। ये गहरी बात है, जरा गौर से सुनिएगा। इस तरह वोट को इज्जत दो की मुहिम का इख्तिताम हो गया। कल तक जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि अवाम की अदालत तुमको नहीं छोड़ेगी, अवामी अदालत तुमको सबक सिखाएगी, अवामी अदालत जज साहिबान पर जमीन तंग कर देगी, अवामी अदालत नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लाएगी, आज ये मामला भी अल्लाह की अदालत के सुपुर्द कर दिया। लेकिन अयाज सादिक साहब को डरना चाहिए। अवामी अदालत ने उनको इतना मायूस नहीं किया, अवामी अदालत ने उनको इतनी सजा नहीं दी, अवामी अदालत ने उनको वैसे मुस्तरद नहीं किया जैसे वो हकदार थे। अयाज सादिक साहब को अल्लाह से अदल नहीं, रहम की भीख मांगनी चाहिए। गौर से सुनो, क्योंकि हमारे हुक्मरानों के साथ अगर अल्लाह इंसाफ करेगा तो उनका हशर इबरतनाक होगा। इसलिए कि हज़रत उमर ने फरमाया था कि फरात के करीब एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। यहाँ तो इंसान मरे, वो भी कभी प्रोटोकॉल टकरा कर, कभी दिन दहाड़े मॉडल टाउन में सीधी गोलियां खाकर, कभी किसी MA या MPA के जुल्म का शिकार होकर, कभी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत से, कभी गुर्बत से, कभी भूख से, कभी कानून के हाथों, कभी जमहूरियत पसंदों की पॉलिसियों की वजह से। अयाज सादिक साहब, दोबारा कहूँगी आपको, अल्लाह से इंसाफ ना मांगें, रहम मांगें, रहम मांगें, इंसाफ ना मांगें और हम पे भी रहम करें। क्योंकि अगली बात जो आपने कही वो इस कौम के लिए, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, किसी सानहे से कम नहीं थी। ये अगला क्लिप चलाइएगा रज़ा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं आज का दिन जो हम अहद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सारी उम्र का साथ देने का, उनको वापस लाने का, उनको इक़्तिदार में लाने का ये अज़म हमने किया है। इसमें इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं पूरी कौम की जानिब से ये देखें, हाथ जोड़ती हूँ कि ऐसी बातें ना किया करे जिनको सुनकर दिल बैठ जाए। मतलब अब कौम ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करे कि चौथी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। एक ऐसा शख्स जिसकी हर शरियान बंद है, जिसके प्लेटलेट्स न होने के बराबर है, जिसके दांत से लेकर पैर के नाखून में भी बीमारियां ही बीमारियां, जो चलता फिरता बीमारियों का मुजस्मा बन चुका, कायनात का वो सबसे बीमार शख्स ही आपको मिला इस मुल्क की वज़ारत उज़्मा के लिए। और दूसरे वो शहबाज शरीफ साहब, जिनकी ड्रेसिंग अगर आप देख लें, ड्रेसिंग से लगता है कि वो लंदन में भाई के साथ हॉस्पिटल कम और दर्जी के पास से ज़्यादा जाते हैं। अब बुढ़ापे में भी जवानी के शौक रखे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। 3 बार वो हुकूमत कर चुके, 3 बार नवाज शरीफ हुकूमत कर चुके। उम्र के अब इस हिस्से में हैं दोनों जिसमें इंसान की हर चीज़ ही जवाब देने लगती है। खुद अयाज सादिक साहब पर बुढ़ापा गालिब आ रहा है, लेकिन शौक चेक कीजिए इन बूढ़े जवानों के, चेक करें ज़रा शौक, अज़म देखिए, सारी उम्र साथ देंगे। भाई कितनी उम्र लेकर आए हो आप लोग। अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन फिर भी कितनी लंबी ज़िंदगी चाहिए, सारी उम्र। अब नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को लाने का ये ऐद कर रहे हैं, वो तो ना आने के लिए उस्मान बुज़दार के मिन्नत तरले कर रहे हैं, दे रहे हैं कि हमें अभी लंदन में रहने दो। वो तो नहीं आना चाह रहे भाई, वो नहीं आना चाह रहे, बल्कि मरियम नवाज भी बाहर जाने के लिए दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दे रही हैं। और आप ये अज़म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सरेआम के जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वो नहीं वापस आने वाले, भूल जाएं आप। आपके लिए बेहतर है कि आप भी उनके पास चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर कभी जिए भुट्टो तो कभी जिए नवाज शरीफ। आप वैसे नहीं चलो। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। अब बात करते हैं जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। उन्होंने आज एक तकरीर की जिसमें बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात जो हमें लगा कि डिस्कस करनी चाहिए इस प्रोग्राम में, वो क्या थी? रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा खान साहब का। अखबारों में आप देखेंगे कि हर रोज बुरी खबर, कई अखबारों में कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे, पैसे बना रहे थे, आज उनकी रोजी बंद है, वो खिलाफ लिख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको करप्ट निज़ाम जाने की वजह से खौफ ये है कि उनका पैसा बंद हो जाएगा। एक कस्टम का कलेक्टर हमने एक जगह पता चलवाया 70 करोड़ रुपया महीने का बना रहा था। इस तरह के लोग डर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि जिस तरह मुल्क में तब्दीली आती जा रही है, इस्लाहत आती जा रही है, इनके रोजी बंद हो रही है। जी, तो सुना आपने कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा जी कि मुल्क से बदहाली का खात्मा हो रहा है। ये भी कह रहे हैं कि जी 2020 मुल्क की तरक्की का साल होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे सहाफ़ी, उन्होंने खास करके सहाफ़ियों का कहा, जिनके मुंह को पैसा लगा हुआ था, जो पुराने निज़ाम, जो कि करप्ट निज़ाम के आदी थे, वो इसलिए बुरी खबरें दे रहे हैं कि वो डरते हैं कि उनकी रोज़ी बंद होने वाली है। कुछ की तो शायद हो भी गई, ऐसा उन्होंने कहा। अब इमरान खान साहब की इस बात में कितनी सच्चाई है? और राना सनाउल्लाह साहब जेल से रिहा होने के बाद मंजर आम पर आए, उन्होंने अपने दिफा में क्या कुछ कहा, इसमें कितनी सदाकत है? और शायर अफरीदी साहब के हवाले से भी बात करेंगे, उनके पास बहुत सबूत, बहुत शवाहिद, लेकिन हुआ क्या? ज़मानत होगी राना सनाउल्लाह की? ये तमाम बातें पूछेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बोल के नुमाइंदे, आप इनको स्क्रीन पर अक्सर देखते होंगे। कोर्ट के हवाले से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट इशूज़ को कवर करते हैं। मियाँ दाऊद वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले खान साहब से शुरू हो जाते हैं, फिर राना सनाउल्लाह दूसरी तरफ आते हैं। खान साहब अब कहते हैं जी कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ अखबार और सहाफ़ी बुरी खबरें जानबूझकर इसलिए दे रहे हैं कि जिनका रोज़गार बंद होने वाला है या कुछ का हो भी गया है। कितनी हकीकत है इस बात में? खान साहब की इस बात में इतनी ही हकीकत है कि खान साहब के सिर्फ मीडिया से मुतल्लक जो माजी का क्लिप है ना, वो उठा के चला दिया जाए तो पता चल जाएगा कि खान साहब जो हैं वो पहले क्या कहते थे मीडिया के बारे में और आज क्या कहते हैं। अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस महीने जो पाकिस्तानी कौम है उसमें अगर एक शहरी को 25 रुपये 25 यूनिट जिसने बिजली सर्फ किया और उसको 2000 बिल आया है, इस 2000 बिल की अगर खबर छापने वाला मीडिया 2 नंबर है, करप्ट है, तो मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ हूँ। ऐसे शख्स को सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि उसको पूरी दुनिया का सदर और वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। ऐसा मासूम इंसान जो ये कह रहा है कि 25 रुपये यूनिट का जो 25 यूनिट बिल बिजली के हैं उसका बिल 2000 नहीं आना चाहिए था, वो बिल्कुल उसकी खबर छापेगा जो मीडिया, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसको वो नहीं छापनी। तो ऐसे मासूम शख्स को मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। दूसरी बात, खान साहब को किसी दुश्मन सहाफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। किसी दुश्मन सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कबीना को छोड़ें, खान साहब खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप इनकी कोई एक बात बता दें। आप 2 साल से ये गवर्नमेंट आई हुई है और आपका माशाल्लाह बहुत लंबा जर्नलिस्टिक कैरियर है। आप ईमानदारी से ज़मीर पे हाथ रख के बता दें कि खान साहब ने माजी में जितनी बातें की थी उनमें से किसी एक बात पे पूरा उतरे हैं। ये सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद हैं, लेकिन अपनी नालायकी और अपने नकम्मेपन का गुस्सा जो है वो मीडिया पे निकालते हैं। मुझे लगता है बड़े ऑनेस्ट हैं। इनके अंदर कहते हैं फिल्टर। मेरी बात सुनिएगा, मुझे लगता है फिल्टर होता है ना कि आजकल कैमरा में बड़ा फिल्टर है कि अगर आपका रंग गोरा नहीं है तो आप फिल्टर लगा के गोरे हो जाते हैं। बड़े लोग आप जैसे लड़के तनकीद करते हैं लड़कियों पे कि फिल्टर लगा के तस्वीर अच्छी आई है। इनके अंदर फिल्टर नहीं है, इनके अंदर जो है कह देते हैं कि मासूमियत, वाकई मासूमियत ही है। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बहुत ऑनेस्ट है। लेकिन कबीना में बड़े नालायक हैं भाई, बड़े नालायक बैठे हैं कबीना में। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ ना, ये आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये बड़े मासूम है, बड़े ईमानदार है। आप इनको ले जाके किसी जगह मस्जिद का इमाम लगा दें, इनकी वजारत उज़्मा छुड़वा दें, खुदा का वास्ता। 2 साल हो गए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इस शख्स ने। ये अपनी किसी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी काबीना में एक से बढ़ के एक निकम्मा इंसान, एक से बढ़ के एक झूठा इंसान है। तो मैं एग्री करती हूं कि काबीना में नालायक लोग बहुत हैं। आप लेटेस्ट मिसाल ले लें, राना सनाउल्लाह वाला केस, वो खुदा की कस्में उठा रहा है, वो नबी के वास्ते दे रहा है, वो जान अल्लाह को दे रहा है, लेकिन आप पूरी काबीना में देख लें, एक भी ऐसा बाज़मीर शख्स नहीं है जो स्टैंड लेके कहे कि शायर अफरीदी ने पूरी गवर्नमेंट को ट्रैप किया है। उसने ना सिर्फ ये कि एएनएफ जैसे। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल था। हाँ, अच्छा ठीक है, आपने खुद ही बात कर दी।
अब गलती शहर अफरीदी की कि वो बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मेरे पास सबूत है, शवाहिद इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। फिर वो एक नई चीज़ मत, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारे काम करते हैं, फुटेज और वीडियो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ों का इंकशाफ की है कि मीडिया वाले, मैस कॉम पढ़ने वाले हैरान होंगे कि जी अफरीदी साहब से सीखते हैं चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि इदारों पर कितना बड़ा सवालिया निशान की गलतियां ये कर रहे हैं बैठ के, और सवालिया निशान लग रहे हैं इदारों पे। मुझे तो इदारों से हमदर्दी है क्योंकि पाकिस्तान के इदारे हैं भाई, हुकूमत किसी की भी आए, इदारे पाकिस्तान के हैं, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। लेकिन इस दफा पब्लिक ओपिनियन बड़ी डिफरेंट हो गई है। ये पहली दफा देखें हमारे मतलब इस दफा इदारे पर निशान नहीं आया सवालिया, इनकी अदारे पर भी सवालिया निशान आया है, अदारे पर भी सवालिया निशान आया है। एएनएफ को बिल्कुल अपने आप से इसको डिस्टेंस करना चाहिए था कि हम पीटीआई के किसी पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। एएनएफ क्यों पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बनी? देखें कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है कि जिस वक्त गाड़ी रोकी उस वक्त 21 किलो हीरोइन थी, लेकिन जब चलान तक पहुंची है वो हीरोइन तो वो 15 किलो रह गई है। अब देखें कितना बड़ा पब्लिक से फ्रॉड कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा, आप पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शख्स बता दें, हर बंदा ये कह रहा था कि डॉक्टर सनाउल्लाह के साथ जो है इनका बिल्कुल। अच्छा, मुझे उनकी बेगम वाला एक मौकिफ याद आ गया। मुझे भी लगता है कि अब हमें भी लाइटर नोट पे बात करनी चाहिए। वैसे हीरोइन उनके पास होते थे, हो सकती है जो खुद एक विलन नुमा कैरेक्टर है। नहीं, आप साबित कर देना। आपने मेरा सवाल नहीं सुना मियां दाऊद। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने उस चीज को साबित करना था, विलन कैरेक्टर होना। बात पता क्या है, मैंने कहा हीरोइन नहीं, वो हीरोइन विलन के पास हीरोइन कैसे हो सकती है? अब वही वाली हीरोइन होगी, फिर वो दूसरे वाले तो समझ नहीं आ रही। सनाउल्लाह के चेहरे की वजाहत जो है वो जरूर एक रोबदार किस्म की है, लेकिन वो उसको ऐसे तो नहीं, क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर सके ना। हमने कहा पता नहीं किसी और हीरोइन की बात ना कह रहे हो, और पूरे ओपन उसको भी वैसे साबित करना पड़ेगा। ओपन एंड शट ये नहीं कर सकेंगे साबित, कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो सियासी मुकदमे होते हैं वो झूठे होते हैं, झूठे बनाए जाते हैं। इस गवर्नमेंट के चलने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सियासी मुखालफिन को आप देखें कितना अजीब मजाक है। अपोजिशन के 2 बंदे जेल से रिहा हो रहे हैं, 2 के नए पर्चे हो रहे हैं, फिर 2 रिहा हो रहे हैं, फिर 2 पे नए पर्चे हो रहे हैं, फिर 2 रिहा हो रहे हैं, फिर 2 पर्चे हो रहे हैं। यानी कि 2 साल से अच्छा, ये मेरा एक हुकूमत सवाल ऐसे है, ही चली जा रही मुझे है। बात समझ नहीं आ रही कि पहले आपने किसी को जब गिरफ्तार किया, तहकीकात शुरू हुई, जारी बात है आपके पास सबूत है, कुछ ना कुछ है कि भाई आप कह रहे थे तहकीकात होंगी, उसके बाद आप साबित ना कर सके, वो बंदा बाइज्जत ही रहा हुआ ना, ये समझ रहे हैं कि उसकी इज्जत में इजाफा हो गया। वो कहेगा जो मैं तो कह रहा था कि कुछ नहीं है, मेरा एतमाद पहले से था, मैं कॉन्फिडेंट था, उसकी इज्जत में आपने इजाफा कर लिया, खुद आपको मुंह की खाना पड़ गया। तो फिर जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई चीज नहीं, तो आप क्यों उस बंदे की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं? बाद में अपनी इज्जत घटा रहे हैं, अपनी इज्जत घटा रहे हैं। मैं ना ट्विटर को फॉलो कर रहा था, तो वहां पे एक सारफ ने ना बड़ी अजीब सी बात लिखी, लेकिन मेरे दिल को लगी। उसने कहा यार पाकिस्तान के सारे मीडिया को ना इमरान खान से और इसके वजीरों से सिर्फ इतना ही सवाल करना चाहिए, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इनकी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ओवरऑल। उसने कहा ओवरऑल एक ही बात करनी चाहिए, यार तुहानू शर्म नहीं आती? बस ये सवाल पूछे इनसे कुछ ना पूछे कि आपकी कारकर्दगी क्या है। तो फिर अफरीदी जैसे आप पूछे शर्म नहीं आती, तुहानू शर्म नहीं आती, तो अफरीदी जैसे आपको जवाब ये देंगे कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। नहीं, वो आप जो जवाब देंगे कि आप करप्ट मीडिया है, आप करप्ट साफी हैं, आप वो करप्ट वाले निजाम जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बस वो आप ये इल्जाम लगा दिया, चुप करके तितर यानी सीधे सवाल वाला भी करप्ट है। बिल्कुल, हर जो भी बंदा इनको कह गया ना कि यार मैं कहता हूं कि आप राना सनाउल्लाह को फांसी लगाएं और सबूत तो दें उसके। अच्छा, एक और सवाल, अगर इतने करप्ट निजाम को सपोर्ट करने वाले सहाफी आज भी काम करें, ये सवाल हमारी सहाफी बरादरी को बुरा लग सकता है, लेकिन सवाल है, मैं कोई तज्जिया नहीं दे रही, तो फिर उनका भी एहतसाब शुरू करें। वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ हूं, उनका भी एहतसाब शुरू करें। दूध का पानी का पानी हो जाएगा, पकड़े ना किसने कितनी चीजें बनाई, किसने क्या किया। दो एंकर, 3 एंकर, 4 एंकर, उनको पकड़े, हम आपके साथ चलते हैं, साबित करिएगा, साबित कर दीजिएगा। ये ना हो के 90 दिन बाद या 80 दिन बाद, वो 90 दिन बाद ऐसा ना कीजिएगा। वो सहाफी भी रिहा हो रहे हैं, वो कह रहे कि देखें विक्ट्री साइन उसके चेहरे पे नजर आ रहा है। एग्जैक्ट। अब 2 साल की में 2 साल में अपोजिशन के ऊपर जितने भी सियासी मुकदमात बनाए गए, एक मुकदमे का एक सबूत अदालत में नहीं आ सका। इतना बड़ा फेलियर है। और देखें कितनी ढटाई के साथ आके आज मीडिया पे कह रहे थे ये जो मीडिया वाले करप्ट है, जो है करप्ट साफी जो है वो इनको डिफेंड करें। अच्छा, कल ढटाई के साथ, एक मिनट, ढटाई के साथ कल बिलावल जरदारी साहब भी तकरीर करेंगे और कहेंगे कि सिंध एक आइडियल सूबा है, पाकिस्तान को आज भी हम ही संभाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। बड़े धुआंधार हमारे रिपोर्टर मियां दाऊद यहाँ पे मौजूद है। पैनल भी ना कराची से कह रहे हैं कि जी मियां दाऊद
बड़ी धुआंधार तकरीर करते हैं। एक तकरीर कल भी होने वाली है, बिलावल जरदारी साहब तकरीर करेंगे और करनी भी चाहिए। वालिदा की बरसी और बहुत बड़ी खातून थी, अजीम खातून थी बेनज़ीर भुट्टो। मैं खुद उनके फैंस में शामिल हूँ, आप भी होंगे यकीनी तौर पे। लेकिन अब भुट्टो के नाम पे या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के नाम पे पीपल्स पार्टी कितनी देर और कब तक खुद को कैश करवाएगी? अपने खाते में क्या है? 12 साल सिंध में क्या हुआ, क्या कुछ है? कुत्ता काटने की वैक्सीन तक वहाँ पे मिल नहीं रही। कल अब आएंगे बिलावल साहब, अपनी वालिदा के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, सिंध के बारे में झूठे दावे कर लेंगे और फिर ज़्यादातर तकरीर का हिस्सा होगा गवर्नमेंट पर तनकीद। भुट्टो ख़ानदान की जो सियासत है ना, उससे बिल्कुल हमदर्दी भी करनी चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, इस वजह से कि ये वाहिद ख़ानदान है जिसके आबाओ अजदाद, जिसके ख़ानदान के अफराद जो हैं उनको सरेआम सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आगे उनके भाई। ठीक, बाकी रह गई बात जो हुकूमत की कारकर्दगी वाली है, मैं 200% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को अपनी इस सियासी नजरिए को एक साइड पे करके सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कल की जो तकरीर है वो बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो है उनको वहाँ पर शहीद किया गया, उसके हवाले से होगी और वो उसका हक भी, उनका हक भी बनता है। जाहिर बात है, आपने एक बच्चे की माँ जो है वो सरे बाजार कत्ल कर दी और उसका कोई सबूत भी कोई नहीं, उसका कोई कसूर भी कोई नहीं था। दूसरी बात, जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, वैसे बात है उस बच्चे के बाप ने 5 साल विफाक में हुकूमत की, अभी भी सिंध में की हुकूमत है, उस बाप ने कातिल तो गिरफ्तार करवाए ना। वो उसके कातिल थे ही कोई नहीं, वो चाहते भी तो कातिल गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज तक भुट्टो साहब के कातिल गिरफ्तार हुए नहीं? गिरफ्तार हुए। आज तक किसी भी सियासी कत्ल का कातिल गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। लियाकत अली खान साहब का कातिल गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। सियासी कत्लों के जो मुलज़िम है वो कभी गिरफ्तार नहीं होते। बाकी रह गई बात गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की, वो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीए हो, दे ऑल आर पुअर परफॉर्मर्स। इनकी अपने सूबों में कोई कारकर्दगी नहीं है, प्रो पब्लिक कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्रो पब्लिक सबके नाम लिए, पीपल्स पार्टी भी, पीएमएल, एनडी, पीटीआई भी, तो फिर क्या करें? मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म बना दें, व्हिच इज इम्पॉसिबल। आपको इन्हीं चाबी वाले खिलौनों से जो है ना वो सिस्टम चलाना पड़ेगा। देखें ना, ये गवर्नमेंट जो है ये ओपन एंड शट, बड़ी गहरी बात करी, चाबी वाले खिलौने, ये ओपन एंड शट बात है। पिछली गवर्नमेंट भी चाबी वाले खिलौने थी और ये गवर्नमेंट भी चाबी वाले खिलौने। चाबी वाले खिलौनों को उनको चाबी दी हुई है, वो 5 साल यूं दायरे में घूमते रहेंगे, उसके बाद आगे कहेंगे जी देखिए मेड इन चाइना। ये हुकूमत तो मुझे बिल्कुल लग रही है कि वो बिल्कुल वो वाले खिलौने जो खराब हो जाते हैं। ये चाइना से नहीं बने, ये चाइना से नहीं बनी, ये वाली गवर्नमेंट जनूबी पंजाब में उन्होंने बनाया था। ये सारे खिलौने वहां बने थे और वहां से बन के चल गए। अदरवाइज इस गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। बच्चे को ध्यान से खेलना ही खराब हो जाएगा। ये खराब हो चुकी है, खराब हो चुकी है। आप 2 साल में आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें। मैं कहता हूं कोई मीडिया ये कोई एक चीज लेके आए कागज के ऊपर, ये देखें जी 25 जुलाई को हम इलेक्शन जीते थे, ये हमारी कैबिनेट बनी थी और उसके बाद ये हमने काम किया। और आपने क्या किया? आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बिल्कुल गैर मुस्तहक अफराद निकाले हैं, लेकिन आपने उसके साथ साथ जो जेन्युइन मुस्तहक अफराद थे ना वो भी आपने निकाल दिए। ये जुल्म किया है आपने। अच्छा, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। हाँ जी, वो एक वसीम अकरम प्लस साहब है यहाँ पे जी, उन पे इतना एतबार है इमरान खान साहब को कि पता नहीं, मैं हैरान होती हूँ कि किसी पे इतना भी एतबार। आपका भी कोई दोस्त होगा, कोई अजीज होगा जिस पे बहुत एतबार करते होंगे, आप कितना एतबार कर सकते हैं मियां दाऊद किसी पर? इतना एतबार कि वो बंदा कुछ नहीं कर सका। मतलब सवाल पूछते उनकी शक्ल देख के तरस आ जाते हैं, इस बंदे को सवाल पूछे रोना पड़े। मैं आपको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब का सोर्सेज के हवाले से एक बात बता देता हूँ, आपको पता चलेगा कि वज़ीर आला पंजाब हैं क्या जी। जब वो स्टार्ट में है ना वो क्या है जी, वो तो सबको ही पता चल गया। अब तो बात ढकी छुपी रहेगी नहीं, लेकिन बेशर्मी है ना, बेशर्मी के बावजूद फिर हमने कहना ये वसीम अकरम प्लस ही है और कुछ नहीं है। बेचारे वसीम अकरम की सारी शान में गुस्ताखी कर दी यार। आपने बुज़दार साहब को उसके साथ मिला के वसीम अकरम का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, मैं क्लिप देख रही थी, जब इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं किसी बहुत ही पसमानदा इलाके में जाके कि जी ये उस्मान बुज़दार साहब हैं और ये वजीर आला, तो कह रहे जी जिवें सुने और जिवें शहबाज शरीफ नहीं हुंदे सी पहले हुण ऐ ने शहबाज शरीफ पंजाब दे। ओह माय गॉड, ये क्या बात है भाई। आप शहबाज शरीफ के नाम पे उस बंदे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसी बात में शहबाज शरीफ कितना खुश होता होगा, कितना खुश होते होंगे। आप एडमिट कर रहे हैं, कि आप यानी लोगों के दिमाग से शहबाज शरीफ को नहीं निकाल पा रहे। एक बात है, मुझे नून लीग से 100 इख्तिलाफात, शहबाज शरीफ से 100 इख्तिलाफात, लेकिन शहबाज शरीफ
उस्मान बुज़दार को कंपैरिजन आप बनता ही इस नहीं। बात का तो क्रेडिट देंगे ना आप उसको कि उस बंदे ने लाहौर को नाम दुरुस्त बनाया किया, अपना भाई। पंजाब को दुरुस्त किया, उसने कुछ ना कुछ छोड़ काम दें किया। आपने क्या किया? दाऊद, ये भी छोड़ दें, बस आपने क्या ये किया? बात आप आपने मुझे कुछ नहीं बताएं किया। कि जब इनका इंट्रोडक्शन ये होगा कि ये अब पंजाब के वो हैं जो शहबाज शरीफ थे, बस। यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आला के नाम पे भारी है। इनको चाहिए कि ये जान भी अल्लाह को दे दें सारे मिलके, और ये शर्म भी अपनी अल्लाह को दे दें, ये सारा कुछ अपना अल्लाह को दे दें और इस मुल्क पे रहम करें। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान जितनी बड़ी इस मुल्क के लिए आफत है ना, उससे बड़ी आफत वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, जो उन्होंने पंजाब के ऊपर तबाही कर दी है। एक फाइल नहीं चल रही, एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। आप देखें लाहौर जैसे शहर के अंदर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा यार। ऐसे वज़ीर आला को तो बंदे ने 27 तोपों की सलामी देनी चाहिए। चलें जी मियां दाऊद, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।